Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान को लेकर आए हुए हैं। एनसीईआरटी पद्धति कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर जो प्रकाश से रिलेटेड है और इसमें इस चैप्टर का नाम है प्रकाश और प्रकाश से ही संबंधित है परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं या जितने भी प्रश्न उत्तर है उनको आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है इस पूरे प्रश्नावली में, इस पूरे चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। इस पहले नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की जो मुख्य फोकस की परिभाषा होती है उसको हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आपको पता होगा, प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होगा कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण के ठीक मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली या चल रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यानी परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलता है, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है या मुख्य फोकस दूरी भी कह सकते हैं इसको। आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो यदि हम डिफाइन करेंगे इसको तो क्या लिख सकते हैं, कहेंगे कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी लिख लीजिए यहाँ पे अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कोई अवतल दर्पण है और ठीक उसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा चलती है। सपोज दैट, मानिए आई पहले हम लोग सीवर पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, या अगर डिफिनीशन याद करने तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश चल रही है या चलने वाली प्रकाश जो होती है, या मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, तो यहाँ मुख्य अक्ष पर चल रही प्रकाश की किरणें, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई प्रकाश की किरणें चल रही है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात, यानी जहां से दर्पण से टकरा करके निकल रही है तो प्रकाश की किरणें यहाँ पे लिख सकते हैं दर्पण के परावर्तन के पश्चात, यानी परावर्तन के यहाँ लिख सकते हैं पश्चात, यानी दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर, यानी यहां पे लिख सकते हैं हम मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर यानी जो मुख्य अक्ष होता है, मेन एक्सिस जो होती है, उसको जिस बिंदु पर मिलती है, यानी मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है, तो मान लीजिए मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलता है वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। लिख सकते हैं यहाँ पे वह बिंदु अवतल दर्पण का क्या होता है, मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये था डिफिनीशन। मतलब क्या कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात या बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है या काटती है वह बिंदु अवतल दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो एक चीज तो ये डिफिनीशन निकालिए। अगर आपको डिफिनीशन पूर्ण तरह से याद नहीं है तो आपके लिए एक सरल सा तरीका ये भी है कि सबसे पहले कोई एक दर्पण बना लीजिए। कौन सा दर्पण बनाना है आपको, अवतल दर्पण। तो यहाँ हमने क्या किया कि एक अवतल दर्पण का निर्माण किया। अब आपको ये पता है कि जैसे मान लीजिए इधर की तरफ हम लोग कलई कर देते हैं, कलई का मतलब एक लेप लगा देते हैं। तो लेप लगाने का मतलब ये हो जाए कि यदि इसके ऊपर कोई प्रकाशीय किरणें डाली जाती है तो लेप लग गया इस साइड से या पेंट लग गया तो वो प्रकाशीय किरणें इसके बाहर न जाकर के वहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये तो बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक मुख्य अक्ष को ऐसे बना लेते हैं, मेन एक्सिस जो होता है इसको बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुख्य अक्ष बन गया, यहाँ इस बिंदु को पी बोलते हैं।
ठीक है। इसके समानांतर एक वस्तु का निर्माण कर लेते हैं, यहाँ पे एक वस्तु बना लेते हैं, इसका नाम ए हो जाएगा और इसका नाम बी हो जाएगा। तो ये भी आपका एक वस्तु हो गया। तो अब ये बताइए, थोड़ा सा एक चित्र और बड़ा बना लेते हैं हम लोग। मान लीजिए इस मुख्य अक्ष को, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाशीय किरण यदि यहाँ पे परावर्तित की जा रही है या यहाँ तक जा रही है, आपतित की जा रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के दौरान, यहाँ से रिफ्लेक्शन के दौरान मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो हमारा हो जाता है क्या, एफ। क्या हो जाता है, एफ, मतलब फोकस हो जाता है। क्या हो जाता है, फोकस। तो यहां तक तो आपने समझा। सपोज दैट ये मानिए कि यदि ये प्रकाशीय किरणें रिफ्लेक्शन के दौरान, मतलब इस मुख्य अक्ष के समानांतर ये रेखा यदि आपतित की जा रही है, आपतित करने के दौरान इस दर्पण पे, अवतल दर्पण पे जिस बिंदु पर टकराती है, मान लीजिए ये एम बिंदु हो गया, ये एन हो गया, ये एम और एन हो गया, तो जिस बिंदु पर टकराने के बाद यदि परावर्तित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात यदि मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या मिलती है वो आपका होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। चलिए इसके समानांतर अपोजिट डायरेक्शन में हम ले लेते हैं एक और। मान लीजिए यहाँ बी हो गया, तो ये आपका ए डैश हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। तो इस यहाँ से भी हम एक प्रकाशीय किरण को आपतित कर रहे हैं, तो ये भी इस बिंदु पर आया और यहाँ से क्या करेगा, ये भी इस बिंदु को काटते हुए क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो इस बिंदु पर काटा, अर्थात कोई भी प्रकाश से किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वो आपका क्या हो जाता है, फोकस। या फिर एक और चीज, परावर्तन के बाद जिस, यानी जो परावर्तित बिंदु होता है, इस बिंदु पर बना हुआ जो अभिलंब होता है, यदि अभिलंब मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काटता है तो वो आपका होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है, वक्रता केंद्र भी कह सकते हैं। तो चलिए वक्रता केंद्र यानी सी बन गया। तो अब ये देखिए, यदि ये आपका आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच की कोण एंगल को क्या बोलते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं। किसके द्वारा, आई और आर के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एक और चीज समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका ये मुख्य अक्ष आपका बन गया पी, तो ये आपका अगर स्थिर लिया जाएगा तो ये जो बनेगा वो निश्चित मतलब निश्चित रूप से ये अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये प्रकाशीय किरण अनंत दूरी पर जाएगी, तो इनके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पर जाकर के बनेगा। इतनी बात समझ लिया आप। अब समझ लेते हैं एक और बात कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर चल रही है प्रकाशीय किरणें। दर्पण के परावर्तन के बाद ये जो बिंदु है, परावर्तन बिंदु, चलिए हम इसको डी मान लेते हैं, जो डिफरेंस करता है, यानी इस परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं, मेन एक्सिस है, यहां से परावर्तित होकर के प्रकाशीय किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वही हमारा हो जाता है क्या, मुख्य फोकस होता है। वह बिंदु अवतल दर्पण को मुख्य फोकस पे क्या करती है, काटती है। तो ठीक है, ये था आपका मुख्य फोकस का डेफिनेशन। आइए देखते हैं इसके आगे। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि यहाँ पे वक्रता त्रिज्या निकाल लीजिए पहले। मान लीजिए वक्रता त्रिज्या यहाँ पे दिया गया, जो चीज दिया गया पहले उसको लिख लीजिए। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है, ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो अब ये बताइए, अगर यहाँ पे हमें इसका मान निकालना है, फोकस दूरी, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे फोकस दूरी इक्वल टू, होता क्या है, ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2। तो आप देख सकते हैं ये कितना है, 20 और बटे में कितना है, 2, यानी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमने फोकस दूरी निकाल लिया। यहाँ पे फोकस दूरी बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी तो आपने 10 सेंटीमीटर निकाल लिया, लेकिन इस चीज को अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे आप, यह लिखेंगे आप कि अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ लिख सकते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पे लिख लीजिएगा की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। प्रश्न नंबर 3 ये है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो वो आपका दर्पण होता है अवतल दर्पण। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक में, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। जैसे आप देखे होंगे बड़ी बड़ी जो गाड़ियां, ट्रक हो गया या अदरवाइज एम्बुलेंस होते हैं, बसें होती हैं, इनके अंदर जो उत्तल दर्पण लगे होते हैं उसको हम क्यों वरीयता देते हैं कि पीछे वाले वस्तु को देखा जाए। तो इसकी सबसे पहली रीजन होता है कि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर उसमें हम देखेंगे तो उसके द्वारा बनी हुई जो पीछे की प्रतिबिंब होता है सीधा दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है इसमें कि इनका दृष्टि क्षेत्र, मतलब इनके अंदर इस दर्पण के अंदर देखने से इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, यानी बहुत दूर तक की वस्तु को दिखाई दे सकता है फैला करके, और यह अन्य दर्पण की तुलना में अधिक क्षेत्र को दिखा सकता है। अगर कोई दूसरा दर्पण लेते हैं उसकी तुलना में अधिक क्षेत्र को क्या कर सकता है, अपने अंदर से दिखा सकता है, ठीक है। और अगला 5 नंबर क्वेश्चन, उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। हमने पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको बताए थे कि यदि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए और आपको ये वक्रता त्रिज्या दिया गया है तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ हल लिखेंगे आप, और इस हल में आप लिखेंगे क्या कि वक्रता त्रिज्या बराबर। तो ये बताइए वक्रता त्रिज्या कितना है, तो आपके बुक में दिया गया है कितना, 32 सेंटीमीटर। तो जब वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दे दी गई है तो हमें ज्ञात क्या करना है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोकस दूरी बराबर, इन दर्पण की फोकस दूरी बराबर, तो फोकस दूरी बराबर होता क्या है, तो ये होता है वक्रता त्रिज्या डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर क्या निकल गया, ये फोकस दूरी निकल गया। किसका फोकस दूरी निकल गया, तो हम दिखा सकते हैं कि गोलीय दर्पण का, किसका, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी बराबर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये क्या है, आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने, यदि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किसी बिंब का 3 गुना, यानी 3 गुना मतलब बड़ा, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सवाल यहाँ लिखते हैं और उसके बाद से लिखते क्या है कि मान लीजिए हम ये कह दें कि अवतल दर्पण की आवर्धन, सबसे पहले आवर्धन निकालते हैं। तो आवर्धन क्या बना है इसका, 3 गुना बड़ा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का आवर्धन बराबर, यहाँ हो जाएगा अवतल दर्पण का आवर्धन m बराबर कितना है -3। अब एक चीज थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि -3 क्यों है, तो -3 के लिए करते क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब, यदि कोई वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अगर आवर्धन लेते हैं हम लोग तो अवतल दर्पण में क्या होता है, माइनस में रहता है। यानी क्या करेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब, मान लीजिए कोई वास्तविक प्रतिबिंब मान लेते हैं, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब लिया गया है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब में होता क्या है, या वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता के लिए आवर्धन जो क्षमता होती है, आवर्धन को हमसे क्या करते हैं, हम निगेटिव लेते हैं या होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, क्या कि यदि कोई वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उसमें आवर्धन क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो m बराबर क्या मान लिया हमने, -3 मान लिया। इतनी बात समझ आ रही है। अब ये बताइए अवतल दर्पण की आवर्धन क्या होता है, अवतल दर्पण की आवर्धन, तो यहां हम लिखेंगे अवतल दर्पण की आवर्धन m बराबर, अवतल दर्पण की आवर्धन m बराबर -v बाई क्या होता है, u होता है। v बाई क्या होता है, u होता है। v क्या होते हैं, प्रतिबिंब, और u क्या होता है, वस्तु। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा सा बेसिकली समझिएगा। अब देखिए, अब ये कहा है कि जहां u यदि बिंब की दर्पण से दूरी, u
बिंब की दर्पण से दूरी तथा भी आपका प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हो जाती है, तो u बराबर आपका माइनस में हो जाएगा और v बराबर भी आपका माइनस में ही मान निकलेगा क्योंकि अवतल दर्पण में है। तो जब यहाँ पे ये लिए, जब एक चीज मानेंगे हम, जबकि यहाँ पे हम मानते हैं जबकि u ये आपके वस्तु से दूरी हो जाएगी जिसको हम बिंब बोलते हैं, तो u वस्तु से दूरी को इंडिकेट करेगा जो u होता है। तो यहाँ पे आप वस्तु को बिंब भी दे सकते हैं, तो यहाँ ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए जबकि u बिंब यानी क्या होता है, वस्तु, जबकि u वस्तु की दर्पण से दूरी यानी u बिंब की, यहाँ पे कर सकते हैं हम दर्पण से दूरी, चलिए, तथा यहां हम ये भी कह सकते हैं कि भी, अब देखिए u यदि वस्तु से हो गया तो निश्चित रूप से जो भी होता है वो प्रतिबिंब से होता है, तो हम क्या लिखेंगे, भी प्रतिबिंब दर्पण से दूरी यानी भी प्रतिबिंब की दूरी यानी भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो दूरी से अगर हम दर्पण को निकालते हैं, सॉरी, भी प्रतिबिंब की दूरी अगर हम निकालते हैं तो भी प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जब u बिंब की दर्पण से दूरी है तो भी क्या करेगा, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी या प्रतिबिंब की दूरी मान सकते हैं। इतनी बात समझ रहे हैं आप। चलिए, तो हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं u बराबर कितना, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण में u भी और f सबका मान क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बताइए, अगर हम ये कहें कि इसमें भी की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर सकते हैं, हम यही नहीं करेंगे कि सबसे पहले आवर्धन वाले फार्मूले को अपनाएंगे। तो जब आवर्धन वाले फार्मूले को अपनाएंगे तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -v/u, और ये भी देख रहे हैं कि m की वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो m की वैल्यू माइनस में है तो क्या बन जाएगा, -3 इक्वल टू यहाँ पे v और यहाँ माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा, u की वैल्यू कितना है, 10, u की वैल्यू कितना है, 10। तो जब u की वैल्यू आपको 10 दिख रहा है तो सबसे पहले करेंगे क्या, 10 नहीं, -10 है, तो अब इसमें अगर गुणा करेंगे हम तो ये बताइए v की वैल्यू क्या निकलेगी, v बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस है नहीं है तो -v इक्वल टू, इनसे गुणा करेंगे हम इनमें तो क्या बन जाएगा, -3 इंटू -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, -v बराबर क्या बन जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर बन जाएगा, तो v बराबर क्या बन जाएगा, -30 सेंटीमीटर, क्या बन गया, -30 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये प्रतिबिंब दर्पण से क्या करेगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम कि अतः प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दर्पण से क्या करेगी, -30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर। अगर इसको हम चित्रानुसार करें, चित्र के द्वारा भी डायग्राम इसको बना सकते हैं, तो सपोज दैट मानिए ऐसे हम लोग बनाते हैं एक अवतल दर्पण, इधर की तरफ क्या करेंगे, हम कलई लगा देंगे। तो जब कलई लगाया जाएगा तो निश्चित ही इस दर्पण के अंदर एक मुख्य फोकस होगा। आखिर मुख्य फोकस को हम दर्शाएंगे नहीं इसमें, जब मुख्य फोकस दर्शाएंगे तो आपको पता है कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा, पी हो जाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इस वाले एंगल पे हम एक प्रतिबिंब बनाते हैं, इसका नाम a डैश दे देते हैं और इसका नाम क्या रहेगा, b डैश रहेगा, a डैश या b डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कहा गया है ना कि मुख्य अक्ष, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके समानांतर यदि कोई ये प्रकाशिक किरण आपतित की जा रही है तो ठीक इसके सामने अगर कोई दूसरा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी अगर आपतित की जाएगी इस बिंदु पर तो निश्चित रूप से क्या करेगा, इस वाले बिंदु पर मिलेगा। सॉरी थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये भी क्या करेगा, इस वाले बिंदु पर मिलेगा। तो जब ये एक दूसरे को, मुख्य अक्ष को इसी बिंदु पर, ये दोनों क्या करेंगे, मुख्य अक्ष को एक दूसरे वाले बिंदु पर ही क्या करेंगे, काटेंगे। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, इस वाले बिंदु को क्या कह सकते हैं, वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ये आपका C बन जाएगा, वक्रता केंद्र मानते हैं। सपोज दैट मानिए हमने एक वस्तु यहां से लिया, इसको एक वस्तु हमने लिया यहाँ पे, ये आपका A हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, B। तो यदि A और B दोनों एक दूसरे को, देखिए ऐसे एरो दिखा दीजिएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे,
इसको आप पूरा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आप बढ़िया से चित्र बना लीजिएगा। यहाँ से हमने कोई किरण को यहाँ पे आपतित किया, मतलब किरण को हमने क्या किया, आपतित किया, यानी वहां तक ले गए। तो ले जाने के दौरान आप देखेंगे कि यहां से रिफ्लेक्ट होकर के मुख्य अक्ष को किसी ना किसी बिंदु पर काटेगी। सपोज एक माने यहाँ पे काट ली, तो जिस बिंदु पर यानी वस्तु से चलती हुई प्रकाश की किरणें ये आप अवतल दर्पण पे टकराने के बाद परावर्तित होती हैं, और जिस बिंदु पर वो काटती है वो आपका बन जाता है क्या, एफ, यानी क्या बनता है, वो फोकस बन जाता है। क्या बनता है, फोकस। तो आप ये भी देखेंगे कि ये प्रकाश की किरणें, थोड़ा सा और ऐसे बना लेते हैं, ये प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर काटती है वो काटते 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 बिल्कुल क्या करेगी, इसी के सापेक्ष चली आएगी, आएगी ना। तो जब इसके सापेक्ष आएगी तो निश्चित रूप से ये जिस बिंदु पर काटेगी वो क्या कहलाएगा, एफ हो जाएगा। क्या कहलाएगा, एफ हो जाएगा। और उसके बाद से हम आप दर्पण का नाम दे देते हैं, ये आपका एन हो जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, एन बिंदु बन जाएगा। समझना क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए एक बात। ये एक वस्तु है ए डैश बी, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये ए और एन है। तो यहाँ से अगर कोई प्रकाशिक किरणें आपतित की जाए तो दर्पण से टकराने के बाद ये जिस बिंदु पर आकर के मुख्य अक्ष को काटते हुए आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक, इसके सापेक्ष यानी इस वाले वस्तु के बराबर ये मान लेंगे हम। और यहाँ से कोई प्रकाशिक किरणें चल रही है, चलने के दौरान इस बिंदु से टकराने के बाद जिस बिंदु पर काटती है पहले या मिलती है वो आपका हो जाता है मुख्य अक्ष को काटने वाला बिंदु, जिसको हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप, चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। एक बेसिक चीज है, आप ये समझ सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करने क्या है, हमें इसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, प्रकाश की चाल। तो एक चीज ध्यान देते हैं, यहाँ पे वाई में जो कांच की प्लेट का अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.50 है, 1.50। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर, तो कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और पूरे के बटे में। एक तो पहले हम निर्वात ले लेते हैं और दूसरा क्या ले सकते हैं, कांच में प्रकाश की चाल। तो यहां पे ले सकते हैं हम कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए इससे पूछा क्या गया है, प्रकाश की चाल मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी ये पूछा गया है। क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि कांच का अपवर्तनांक दिया गया कितना, 1.30 अपवर्तनांक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1.50 इंटू इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में पूछा गया है। तो जब ये वाली वैल्यू इसकी जगह मतलब कांच में, यानी लिख लेते हैं यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ये तो सूत्रानुसार हमने पुट कर लिया, इसको रख लिया। अब ये कहते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल निकालनी, तो क्या करेंगे आप, तो यहां लिखेंगे आप कांच में प्रकाश की चाल बराबर, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, तो जब ये वाली वैल्यू यहाँ उठाकर रखा गया तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब कितना 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई कितना 1.50। तो यदि हम 3 में 1.5 से भाग देते हैं, यानी 1.5 से भाग देंगे तो कितना, 2 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो क्या लिख सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर। क्या कर सकते हैं, 2 इंटू इसको कटाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया कांच में प्रकाश की चाल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कांच में प्रकाश की चाल। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10,
और 9 क्वेश्चन आप खुद ही करिएगा, बिल्कुल आसान है, वो आप कर लेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। और आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता P इक्वल टू, यानी हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/F भी होता है, P इक्वल टू 1/F भी होता है, या लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी भी होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 काफी बड़ा है, तो आप इसको आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसको हल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये है, सबसे पहले हम मानेंगे कि प्रतिबिंब का लेंस से दूरी मानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब, कोई प्रतिबिंब है, यानी उस प्रतिबिंब की लेंस से दूरी मानते हैं, ठीक है। यहाँ आप इंडिकेट कर लीजिए इसको, P इक्वल टू 1/F। तो ठीक है, देखिए प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, तो प्रतिबिंब की जब हम लेंस से दूरी देखेंगे तो आपके बुक में यानी क्वेश्चन में दिया गया कितना, 50 मीटर। कितना दिया गया है, 50 मीटर, यानी 50 मीटर हमने लिख दिया। तो ये बताइए लेंस का आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो हम यहाँ ये भी लिखेंगे कि लेंस की आवर्धन जो दिया गया है वो 1 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं लेंस की आवर्धन, लेंस की आवर्धन यानी m बराबर है कितना, -1। m बराबर कितना, -1 क्यों लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 में देखिएगा आप, इसके बारे में विद्युत बताया हम, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो लेंस की आवर्धन m बराबर हमने लिखा -1। तो ये बताइए अगर हम ये कहें कि लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो इसका भी एक डेफिनेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता। तो ये बताइए लेंस की आवर्धन क्षमता को हम किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, तो हम कहते हैं m बराबर क्या होता है, V/U, यही तो फार्मूला होता है। तो इसके द्वारा अगर रखेंगे हम, तो एक चीज थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे m की वैल्यू कितना माने हम लोग, -1, तो क्यों ना हम यहाँ पे -1 रख ले पहले, और इक्वल टू यहाँ क्या बन जाएगा, v की वैल्यू क्या है, तो यहाँ 50 दिया गया है। तो ये बताइए u की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, इनसे हम गुणा करेंगे तो -u बराबर क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा। तो ये बताइए u बराबर क्या बन गया, -50 बन गया, मीटर में है तो आप मीटर में इंडिकेट कर दीजिए इसको। इतनी बात तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं आप, क्योंकि उत्तल में हमेशा u हमेशा ऋणात्मक ही होता है। आप डिफिनेशन पे सूत्र पे चलेंगे तो लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर V/U माना आपने, और पहले ऑलरेडी m की वैल्यू -1 है तो -1 रखा, इनसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u में 1 से करने पर -u, यानी माइनस है तो इक्वल टू 50, तो u बराबर क्या बन जाएगा, -50 मीटर बन जाएगा। इतनी बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए किसी सुई को लेकर के था, तो हम ये कह सकते हैं कि सुई उत्तल दर्पण के सामने या उत्तल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई थी, यानी जो सुई थी वो उत्तल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लीजिएगा, यहां हो जाएगा सुई उत्तल दर्पण से 50 सेंटीमीटर। आप अगर मीटर में रखना चाहें तो मीटर में रख सकते हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। हमने मान लिया कि जो सुई है वो उत्तल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। चलिए यहाँ पे हमने लिख लिया रखी गई है। तो ये बताइए हमें एक सूत्र याद होगा, हमने सबसे पहले सूत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी जब सूत्र निकालेंगे तो क्या 1/F, यानी 1 बटा फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर होता क्या है, 1/F इक्वल टू 1/V, और फिर प्लस क्या होता है 1/U। ये भी तो फार्मूला पुट कर सकते हैं। अगर उत्तल अवतल में है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह देना होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं सूत्रानुसार, किसके द्वारा, सूत्रानुसार, ये इंडिकेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ रहे हैं आप। अब ये बताइए हम इन दोनों में V और U, देखिए V की वैल्यू आपको मिला है कितना, V की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 50 दिया गया है, और आपने यहाँ पे U की वैल्यू निकाली है कितना, -50। दोनों एक दूसरे के समकक्ष में आ गए। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। अब ये बताइए 1/F की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ पे यदि हम कहें कि 1/F इक्वल टू V की वैल्यू हमें पता है कितना, 50, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे 1/50
50 माइनस यहाँ भी हो जाएगा 1 और बटे में u की वैल्यू कितना है -50 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -50। यहाँ तो कोई डाउट, आप बिल्कुल क्लियर से देख सकते हैं आप। अब बताइए माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, यानी 1/8 बराबर कितना हो जाएगा 1/50 और प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1/50, ठीक है, इक्वल टू यानी 1/f इक्वल टू क्या बन जाएगा पुनः। तो अगर हम ये कहें कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे तो 50 ही आएगा। तो जब 50 आ जाएगा तो हम नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे 50 और बटे में 50 से कम 50, 1 एकम 1 प्लस 50 से कम 50, 1 एकम 1 प्लस 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2/50। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1/25, यानी एफ की वैल्यू कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। हमने एफ की वैल्यू 25 सेंटीमीटर निकाल लिया। तो सेंटीमीटर में आपने एफ की वैल्यू 25 सेंटीमीटर निकाला, तो ये बताइए अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.25 मीटर। क्या बन जाएगा 0.25 मीटर। यहाँ तक तो आपने ठीक किया। अभी बताइए लेंस की क्षमता अगर निकालनी चाहिए तो क्या निकालेंगे आप, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/f। 1 क्या होता है f। तो ये बताइए P इक्वल टू 1 की जगह पे 1/f की वैल्यू आपने क्या निकाला है 0.25। 0.25 किस में है मीटर में है। अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, यानी 1 इंटू यहाँ पे अगर 100 कर देते हैं और यहाँ पे 0.25 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 25। भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और जब इसको भी भाग देंगे हम तो ये मान लेंगे 100 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 25 और भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4। ये किस में निकलेगा आवर्धन डायोप्टर में, यानी लेंस की क्षमता P इक्वल टू डायोप्टर में निकालेंगे हम तो P बराबर कितना हो गया 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर और यही क्या बन जाएंगे इनके आंसर बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे इसका आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। आइए एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस की क्षमता 1/f फोकस दूरी यानी P इक्वल टू 1/f होता है। हमने क्वेश्चन को रखा, आप बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके अनुसार रखा गया है और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकला है कितना 4 डायोप्टर, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आशा करते हैं कि जो भी न्यूमेरिकल आपके लिए बताया गया है कक्षा 10वीं के लिए प्रकाश चैप्टर से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो क्वेश्चन को आप लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तथा अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या इस क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो को स्किप करके ना देखिए। आप लोग हमेशा आप बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट कीजिए हमें, और नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.